करो, पढ़ लिया करो ना आप। देखो, अब हम कल क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है? जब एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होंगे तब वो क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में या फिक्स प्रोपोर्शन में ही आपस में कंबाइन होंगे। जैसे वाटर, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है, ये सारे क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। जैसे वाटर की बात किए थे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसके एलिमेंट है वो ऑलवेज क्या रहते हैं? एक फिक्स रेशियो में रहते हैं, 1:8। फिर हमने क्या देखा था? कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखा था। तो दो टाइप में हम लोग डिवाइड किए थे। पहला क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग सोर्सेज से हमें मिलते हैं, जैसे मिनरल्स है, रॉक्स है ना, और क्या है? कॉमन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, HCl, H2O, ये सारे सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे सारे कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक में क्या होते हैं? जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। क्या क्या एग्जांपल है इसके? कार्बोहाइड्रेट्स है, हाइड्रोकार्बन है, और क्या है? ऑयल्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये सारे क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। फिर हमने क्या देखा था? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम क्या होता है? एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि या इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। बट खास बात क्या है? केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि हमने देखा कि एटम जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग दो कैटेगरी बना। तो ऐसे एलिमेंट जिनके एटम क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो क्या है? हीलियम है, नियो है, आर्गन है, सोडियम है, कॉपर है, ये सारे जो मेटल्स भी हैं वो सब क्या रहेंगे? एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट रहेंगे, है ना। फिर देखो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? अकेले नहीं रह सकते, ये तो कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन इनके एटम भी क्या रहते हैं? इनके एटम भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि खाली N बोल देंगे तो एटम हो गया, N2 बोल दिए तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल बोलो। फिर हमने क्या देखा था? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। सेम टाइप के एटम कंबाइन होंगे तो क्या कहलाएगा? होमोएटॉमिक। डिफरेंट टाइप के कंबाइन होंगे तो क्या कहलाएगा? हेटेरोएटॉमिक। तो मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के अंदर देख सकते हैं कि एलिमेंट से, एलिमेंट के अंदर भी क्या होता है? मॉलिक्यूल, और कंपाउंड के अंदर भी मॉलिक्यूल होता है। तो विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मैटर का वो पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। फिर एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है हमारे पास? H2 है, N2 है, O2 है, H2O है, CO2 है, ये सारे क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल कहलाएंगे। इस मॉलिक्यूल में हमने देखा कि भाई ये सब क्या है? होमोएटॉमिक है, और इधर क्या है? हेटेरोटॉमिक है। केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनके अंदर जो प्रेजेंट एटम है वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज। अब इनको हम अगेन क्लासिफाई कर लेंगे सेम और डिफरेंट के बेसिस पे। तो पहला क्या होगा? होमोएटॉमिक होगा। दूसरा क्या होगा? हेटेरोटॉमिक। होमो जहां पर सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे। हेटेरो मींस जहां पर डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है। और उसके बेस पे हमने ये भी देखा था कि क्या क्या बोल सकते हैं? अगर एक ही एटम से मॉलिक्यूल बनेगा तो मोनोएटॉमिक, 2 एटम से बनेगा तो डायटॉमिक, 3 एटम से बनेगा तो ट्राइएटॉमिक, 4 से बनेगा तो टेट्राएटॉमिक। हेट्रो में भी देखा था हमने कि हेट्रो में देखो कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो बन गया हेट्रोटॉमिक। वाटर और ऑक्सीजन हो गए, सोडियम और क्लोरीन हो गया, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर हमने देखा था कि इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं जो मैटर के फिजिकल स्टेट्स हैं। क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड से लिक्विड में जाना है या लिक्विड से गैस में आना है तो क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। रिवर्स आना है लिक्विड गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड तो क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। फिर जब एक कन्वर्जन होगा तो कुछ प्रॉपर इनके टर्म्स हैं, हर प्रोसेस को हम एक अलग टर्म से डिफाइन करेंगे। जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाएगा? मेल्ट होना, मेल्टिंग होगा, है ना। और ये फ्यूजन भी कहलाएगा। और ये जिस पॉइंट पे होगा उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। लिक्विड से गैस में आना क्या कहलाएगा? बॉइलिंग या फिर इवापोरेशन। गैस से सॉलिड जाना क्या कहलाएगा? डिपोजिशन कहलाएगा। वापस आते हैं, सॉलिड से गैस क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन हो जाएगा।
फिर देखो गैस से लिक्विड में जाना क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। फिर लिक्विड से सॉलिड में जाना क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमको पता ही होने चाहिए। फिर हमने देखा था एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, चाहे वो मॉलिक्यूल एलिमेंट वाला हो या फिर वो कंपाउंड वाला हो, उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यही क्या कहलाएगा, एटॉमिसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट, एटॉमिसिटी। क्लियर है। जैसे O2 के अंदर एटॉमिसिटी कितना है, 2 है। P4 का कितना है, 4 है। H2O का कितना है इसी में अगर मैं ऐसा बोलता कि H2O में हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है, तो कितना बोलते हैं हम लोग, 2 बोलते हैं, है ना। H2SO4 में टोटल एटॉमिसिटी 7, C6H12O6 का 24। फिर हमने इनमें थोड़ा सा डिटेलिंग किया हुआ था कि जैसे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है, तो इसका मतलब उसमें कितने एटम हाइड्रोजन है, 2। ऑक्सीजन कितना एटम है, 4। सल्फर कितना एटम है, 1। ठीक, इसको रिवर्स करके भी समझा था हमने। रिवर्स करके जैसे यहाँ पर देखे थे कि 6 कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। क्लियर है। यहाँ से हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला निकाल दिया था एटॉमिसिटी के बेस पे कि नंबर ऑफ एटम अगर हमको निकालने हैं तो मॉलिक्यूल में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एटम ज्यादा है ना, तो ज्यादा कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से। बट अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमको चाहिए तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किसको, एटॉमिसिटी को। क्लियर है। फिर हमने और क्या देखा था, फंडामेंटल पार्टिकल्स बारे में समझा था कि एक एटम के अंदर में क्या क्या फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो मेन 3 पार्टिकल जो हम स्टडी करते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें चार्ज और मास देखे थे। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन में देखो अगर चार्ज की बात करें तो कितना हो जाएगा, -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन में देखो सेम चार्ज होगा, बस पॉजिटिव चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होगा, चार्जलेस है ना, न्यूट्रल है। फिर मास देखो, मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻31 kg। बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। फिर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, 1.673 और ये हो जाएगा 1.675 × 10⁻27 kg में। ध्यान रखना, ग्राम में भी कभी कभी कुछ देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखना है किस में है, kg में है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट है ऑलमोस्ट, मास क्या ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। बट अगर हम डीप में समझे तो ज्यादा कौन है, किसका मास ज्यादा है, न्यूट्रॉन का ज्यादा है। ठीक है, फिर हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, जहां पर देखा कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना होगा, 1/1837 टाइम्स। ठीक है, फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह के रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, केमिकल रिएक्शन। जब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की ही हम लोग बात करेंगे, उसी की वजह से पूरा रिएक्शन होने वाला रहेगा। फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इनकी वजह से किस तरह के रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। फिर देखो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में, और उन दोनों को कलेक्टिव फॉर्म में क्या बोल दिया जाता है, न्यूक्लियॉन्स। देखो स्पेलिंग का बड़ा ध्यान रखना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन, है ना, सब एक ही टाइप के लगते हैं, सबकी स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब न्यूक्लियस की बात करते हो तो न्यूक्लियस से क्या बनता है, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर NU से स्टार्ट होता है, लेकिन जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, हाँ NU की NEU। ठीक, तो इन दोनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में रखना। कभी कभी हम लोग इधर EU कर देंगे, उधर U कर देंगे, तो गड़बड़ हो सकता है। तो ये हम लोग कल का रिवीजन कर लिए। अब हम देखते हैं आज का। ठीक है, फिर आप चले जाओ। युवराज को फोन करके बता देना कि नहीं हो पाया करके, है ना, जगह दे दो आ जाने के लिए, बाकी वाला टाइपिंग कर लेना है। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3। तीसरा क्लास है आज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। अब एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
आगे चल के हम एटम के बारे में किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे, उन चीज़ों को समझते हैं और उन्हीं चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, मेनली 3 चीज़ें रिप्रेजेंट करनी होती है। पहला सिंबल, कि कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर जो एटम है उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, किस तरह से उसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, ये पहली चीज़ रहेगी। दूसरा उसका हमको जानना पड़ेगा क्या, एटॉमिक नंबर। और तीसरा क्या जानना पड़ेगा, एटॉमिक मास नंबर, या फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं, मास नंबर। ठीक है, तो अगर एक एटम है, एक एलिमेंट है हमारे पास कोई भी, तो देखो ये एलिमेंट क्या हो गया, एक्स, ये ना गलत है, एक मिनट ना, देखो ये क्या होगा, एक्स को बोलेंगे हम लोग क्या, सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, एक्स अगर किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम उसके ऊपर में लिखते हैं, चाहे लेफ्ट साइड में लिखे या राइट साइड में लिखे, ऊपर में लिखते हैं, तो ऊपर में लिखा हुआ चीज क्या कहलाएगा, मास नंबर। क्या कहलाएगा, और जो नीचे में लिखा रहेगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, और मास नंबर को किससे करते हैं, ए से। क्लियर है। देखो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, बट इसको हम लोग और अलग अलग तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास अगर एक एलिमेंट एक्स है, तो हम चाहेंगे तो ए को इधर लिख सकते हैं राइट साइड में, और जेड को राइट साइड में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जेड हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और ए कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। या फिर इसको हम चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, एक ए को क्या कर देंगे, ए को यहाँ पर लेफ्ट साइड में रख देंगे और जेड को राइट साइड में कर देंगे। ऐसा रहेगा तो भी समझ जाना। फिर ये आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, जेड हो गया इधर पे और ए कहाँ पर हो गया, राइट साइड में। तो जैसा भी लिखा रहे, ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर है तो एटॉमिक मास, मास नंबर, और नीचे है तो एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना ये मास नंबर है, क्या है ये, मास नहीं है, मास नहीं है, क्या है ये, मास नंबर। मास नंबर जो होगा वो पार्टिकल्स के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, लेकिन मास रहेगा वो एक्चुअल उसके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। आगे चल के हम लोग एटॉमिक मास अलग से पढ़ेंगे। कोई डाउट है यहां तक में? अगर हम चाहेंगे तो कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल भी देख सकते हैं अभी। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं कार्बन का, तो बताओ कार्बन का सिंबल होता है सी, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो ये हो जाएगा नीचे में 6। एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 12, तो इसको हम लोग सिर्फ मास नंबर बोल देंगे। फिर आते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है एन, इसका बताओ 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना होता है 14 होता है। इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो पहले हम सीख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, और इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, अभी हमने जाना किसी एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं। पहला पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जो कहाँ बाहर घूमते रहता है, तो उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं होने वाला है इसके रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन, कहाँ रहता है ये, न्यूक्लियस में, और ये हमेशा वहां पर प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तो ये जो प्रोटॉन होता है ना, यही इसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जितना प्रोटॉन रहेगा एटम के न्यूक्लियस में, उतना ही क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, Z जो एटॉमिक नंबर है ये हो जाएगा शॉर्ट में NP, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है, जितना भी उसके अंदर प्रोटॉन रहेगा वही क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा। और इसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
मास नंबर। मास हमने रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल में पढ़ा हुआ था कि पूरा मास कहाँ पे कंसर्न होता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब पूरे मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियॉन्स, यानी कि कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम क्या बोल देंगे, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट्स व्हाट, मास नंबर। समझ आ रहा है। द सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स present in what, present in nucleus of an atom is known as what, mass number। क्लियर है। या फिर आप चाहो तो सिंपली क्या बोल सकते हो इसको, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का मतलब ही क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को हम कलेक्टिव फॉर्म में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज व्हाट, मास नंबर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट व्हाट, जो मास नंबर ए है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो मास नंबर ए इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आगे चल के हमको बोला जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो मिल गया। अब यहां से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक तरीका डेवलप कर सकते हैं। देखो A इज इक्वल टू एन पी, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर कौन कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन ना। तो हम यहां से बोल सकते हैं A इज इक्वल टू वॉट, एटॉमिक नंबर Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ आ रहा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो A माइनस Z हो जाएगा ये। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। मीन्स हम क्या कर देंगे, एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सबट्रैक्ट कर देंगे और क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो A कहाँ रहता है, ऊपर में, Z कहाँ रहता है, नीचे। तो बस ऊपर माइनस नीचे कर देंगे, क्या मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास कोई भी अगर x रहता है तो इस x का क्या है, A इधर है और Z इधर है। बस इन दोनों को क्या कर देंगे, हम इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ आ रहा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां से हम लोग निकालने का तरीका भी देख लिए। कोई डाउट है इसमें। अब देखो कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट करके समझते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन एन एटम कैन नेवर बी फ्रैक्शन एंड नेगेटिव। कभी भी किसी भी एटम के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकते। फ्रैक्शन का मतलब 1/2, 1/5 है ना, 2/3, ऐसे फ्रैक्शन कभी नहीं होंगे। ऑलवेज क्या रहेंगे, होल नंबर, इंटीजर के फॉर्म में रहेंगे। वो भी कैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव भी नहीं हो सकता, मतलब निगेटिव इंटीजर भी खत्म, और फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता। समझ आया। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है, फ्रैक्शन और निगेटिव, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आगे चल के हम लोग क्या देखे हैं अभी, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो क्या वो कभी फ्रैक्शन और निगेटिव होगा, नहीं हो सकता। तो सेकंड जो पॉइंट आता है, एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर क्या, A कैन नेवर बी फ्रैक्शन एंड निगेटिव। ये भी फ्रैक्शन और निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको हम अपने दिमाग में रख के चलेंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, साथ में एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता और ना ही नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगला वर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्लास 10 में पढ़े थे। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है, वो क्या होगा, मल्टीपल इंटीग्रल होगा। क्या रहेगा, मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये ऑलवेज क्या है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल। अच्छा लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में रहता है। मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब ये है कि ये हमेशा किसी भी एक पार्टिकल के मल्टीपल में रहेंगे, आधा वाधा नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये फर्स्ट पॉइंट का ही एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। हमेशा किस फॉर्म में रहता है ये, क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहता है, मल्टीपल फॉर्म में रहेगा। जैसे कि एक पार्टिकल है तो एक का क्या हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो 2 3 4 ऐसे, कभी भी आधा नहीं होगा। समझ आ रहा है, हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, क्वांटाइज्ड फॉर्म में। हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद है। तो उसमें क्या पढ़े थे कि हमेशा किसी भी मटेरियल पे जो चार्ज होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो किसके मल्टीपल में रहेगा, इलेक्ट्रॉन के। पढ़े थे ना यही। सबसे कम चार्ज जो हम लोग आइडेंटिफाई किए थे वो क्या था, इलेक्ट्रॉन पे, और उसी के मल्टीपल में बाकी सब पे क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी नहीं होगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी नहीं होगा। हमेशा क्या रहेगा, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। समझ आ रहा है, कोई डाउट इसमें कहीं पे। चलो नेक्स्ट, अब अगला जो चीज हमको, अभी हम लोग जितनी चीजें पढ़ रहे हैं ना, सब एक तरीके से मटेरियल तैयार कर रहे हैं आगे पढ़ने के लिए। और ये मटेरियल तैयार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 ही है। चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही आप लोगों को अच्छे तरीके से कैसे बेसिक को कवर करना है वो सारे टॉपिक को रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी जो एटम के बारे में समझे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो कुछ एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट तो हमारे पास कितना है, अभी 118 एलिमेंट है, लेकिन कुछ एलिमेंट जो रिपीटेड फॉर्म में हमारे पास आते रहते हैं उतने को पता रखना ही चाहिए, है ना। अच्छा एक चीज और, यहाँ आने से पहले एक टॉपिक ना यहाँ से गायब हो गया है। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे चल के देख लेंगे। देखो अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट रहेगा जो कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा या तो गेन कर लेगा, तो वो क्या बन गया, चार्ज पार्टिकल बन गया, मतलब चार्ज स्पीसीज बन गया, है ना। तो उसको अगर हमको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, फॉर चार्ज स्पीसीज। एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट के सिंबल को, ए किसको करेगा, मास नंबर को, जेड किसको करेगा, नंबर ऑफ सॉरी एटॉमिक नंबर को। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या गेन करेगा तो उस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। कोई डोनेट करेगा मतलब क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। गेन करेगा तो क्या आ जाएगा, गेन किया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ा मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो यहाँ पर या तो क्या लग सकता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, या तो क्या लग सकता है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज लग सकता है तो उसको यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी जगह पे यहाँ पर उसका नंबर मेंशन कर देंगे। तो चार्ज स्पीसीज के लिए हम लोग ना इस तरह से देखेंगे आगे चल के। यहाँ पर उसका चार्ज रहेगा प्लस माइनस के फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन तो एक, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुआ रहेगा तो 2 रहेगा, n की जगह पे 3 भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कुछ ज्यादा यूज होने वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर। स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। यहां पर है सिंबल ऑफ एलिमेंट, इधर क्या है एटॉमिक नंबर, इधर क्या है मास नंबर। सबसे पहला जो हमारे टेबल में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, H। कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना। किसी भी एलिमेंट का जो नोटेशन होगा उसका पहला जो लेटर रहेगा ऑलवेज क्या रहेगा, कैपिटल। और अगर वो एक से ज्यादा लेटर से रिप्रेजेंट हो रहा है तो पहला तो कैपिटल रहेगा ही, बाकी सबको क्या कर देंगे, उधर को स्मॉल कर देंगे। तो ये H हो गया। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 1। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब कितने प्रोटॉन उसके पास है, 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन फिक्स है, ठीक है। अब देखो मास नंबर कितना है इसका, 1। मास नंबर कितना है, 1। फिर देखो हीलियम, हीलियम क्या है, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। मास नंबर कितना है इसका, 4। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया, मास नंबर 4 हो गया। फिर देखो लिथियम का क्या है, 3, और मास नंबर कितना है इसका, 7। क्लियर है, याद करते चलना है ना। Be मतलब क्या होगा, बेरिलियम। क्या होगा, बेरिलियम होगा।
आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हम लोगों को थोड़ा स्पेलिंग पे भी काम करना है, तो आप लोग यहाँ पर सामने क्या लिख लेना, स्पेलिंग भी पूरा लिख लेना हाइड्रोजन का, ठीक है। सब चीज का स्पेलिंग भी लिख सकते हो आप लोग। फिर ये 4 है तो कितना हो गया इसका, देखो 9। बोरॉन का कितना है 5, एटॉमिक इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 11। फिर कार्बन का 6 और इधर 12। फिर देखो नाइट्रोजन का 7। ये तो सीक्वेंस है 20 तक हमको पता ही है ना, तो इधर दिक्कत नहीं है। इससे रिलेट करके मास नंबर को हमको याद रखना पड़ेगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन का देखो जस्ट डबल हो गया, 7 का कितना हो गया 14, ऑक्सीजन का 8, तो इधर कितना हो गया 16। फ्लोरीन का देखो 9 है और मास नंबर कितना हो जाएगा 19। नियॉन का 10 और ये क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो जो डबल है ना वो अपने आप याद रहेंगे, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज होते रहते हैं और तीनों का क्या है जस्ट डबल है। आगे चल के कार्बन का आइसोटोप पढ़ेंगे तो आइसोटोप में पता चलता है कि कार्बन के 3 आइसोटोप रहते हैं और एक आइसोटोप का मास कितना रहेगा 13, एक और का कितना रहता है 14, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है 6 सही है। तो मास नंबर अगर वेरी करेगा तो हाँ समझ जाना कि उस पर क्या है आइसोटोप है। क्लियर है, कोई डाउट। फ्लोरीन का कितना है 9 और 19। यहाँ पर एक पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी होता है उसमें स्टूडेंट को ये समझ जाना चाहिए कि हमको अगर अपने आप को अच्छे से आगे चल के मोटिवेट करना है, पढ़ने के लिए हमको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है। इसमें से ऐसे क्या क्या है जिसको आप लोग पहले से जानते हो। हाइड्रोजन का पहले से पता है, ठीक है, कार्बन का पहले से पता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का पहले से पता है। अब बाकी जो पहली बार आया है, पहली बार आया है जिसको अब आगे चल के यूज करना है, लिथियम। लिथियम का कितना है 3 है, एटॉमिक मास नंबर कितना है 7 है। इसको आप याद कर लो। मतलब जो चीजें पहले से पता है ठीक बात है, लेकिन जो चीजें अब लग रहा है कि कल के डेट पे हम भूल सकते हैं, उसी को ज्यादा फोकस करना रहेगा। अगर आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ना है, क्योंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन का मतलब है कॉम्पीट करना है, तो बाकी लोगों की सोच से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप उनकी सोच से आगे बढ़ोगे ना, तब जा करके क्वालिफाई कर पाओगे, तब जा करके सिलेक्शन ले पाओगे। तो यहाँ पर ऐसी क्या की चीजें जिसको एक बार में आपके साथ बैठे हुए और जहां भी पढ़ रहे होंगे सब लोग उसको अचीव कर लेंगे, वो कौन है, कॉमन चीज है, सबको पता चल जाएगा। हाइड्रोजन का बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हीलियम का भी चलो पता चल गया, ठीक है, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी पता चल गया, लेकिन बाकी जो बच गए हैं वो क्या है पहली बार अभी आए हैं, तो वो डिफिकल्टी उनको भी होगी। अब सोचो वहां पर जो आगे बढ़ जाएगा वो तो सिलेक्शन लेगा, लेकिन आप लोग अगर उसको नहीं करोगे तो ऐसे पीछे हो गए। तो इन्हीं बातों को ध्यान देना है, हमको पूरे तरीके से हर चीज को अपने दिमाग पर रखने की कोशिश करनी है। तो जो चीज हमको लगता है भूल जाएंगे वही हमारे लिए क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। समझ आ रहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं 11 से लेकर 20 तक में। तो 11 में क्या आता है सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर तो बहुत पहले से पता है, हो सकता है मास नंबर में कंफ्यूजन हो जाए हमको, तो थोड़ा रिलेट करके देख लेंगे कितना हो जाएगा 11। 11 ऑलमोस्ट ना ऐसा माना जाता है कि डबल है करके, ये कोई रूल्स नहीं है, लेकिन सबको देखने के बाद समझ आता है कि लगभग कितना है डबल है। तो भाई ये अगर डबल है तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना है 23 है। समझ आ रहा है। मैग्नीशियम का कितना है 12, कितना है, लेकिन कभी कभी ना कुछ जगहों पे 25 भी हम लोग यूज करते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक। एल्यूमिनियम का 13 और उधर कितना हो गया 27। सिलिकॉन का कितना है और इधर कितना हो जाएगा 28। फास्फोरस का कितना है 15 और इधर कितना हो गया 31। सल्फर का कितना है, इधर कितना हो गया 32। समझ आ रहा है। क्लोरीन का कितना है, इधर कितना है 35.5। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन ला सकते हो कि सर आप अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ाए हो कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, लेकिन ये कैसे फ्रैक्शन में है ना। तो आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, ये जो मास नंबर है ना एक्चुअल में यूज है एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है ये, मतलब जितने भी उनके आइसोटोप्स रहते हैं सबका एवरेज निकाला जाता है, जिसको हम लोग एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम क्या होगा एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या है एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास, शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं आम बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहां पर एक का होता है कितना 35, एक का कितना होता है एक का
36 होता है, शायद 36 सही है, देख लेना एक बार आएगा। दोनों को क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे, जब एवरेज लेंगे तो क्या निकल जाता है उसका 35.5 आता है। तो ये एवरेज एटॉमिक मास है, उसके अंदर कभी भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आधे नहीं हो सकते हैं, है ना। ये एवरेज है, दो आइसोटोप का क्या कर दिया गया है, एवरेज। जैसे कि मान लो ऐसा होता है ना कि हम 5 लोगों को क्या किए, इसको 10 रुपए दिए, उसको 20 रुपए दिए, इसको 30 रुपए दिए, ऐसा करके, तो एवरेज कितना दिए, तो भाई ठीक है एवरेज 15 रुपए दिए हैं, तो 15 रुपए किसी को हम नहीं दिए, सबको जितना दिए उसका क्या निकाल दिए, एवरेज निकाल दिए, वही बात है, ठीक है। जैसे कि ऐसा भी समझ सकते हो कि मान लो हमने क्या किया, यहां पर एक पर्सन को कितना दिया, एक पर्सन को हमने दिया कितना, 4 रुपीज, और दूसरे को कितना दिया 5 रुपीज, तीसरे को कितना दिया, तीसरे को दिया हमने 6 रुपीज, ठीक है। टोटल कितना रुपीज दे दिया 15, और एक को और दे देते हैं कितना 2 रुपए। अब सबका क्या निकाल दो, एवरेज कितना आ जाएगा, देखो 6 2 8 और 9 17 है ना, कितना आ जाएगा ये 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हमने किसी को 4 पॉइंट क्या चीज, अच्छा ये 17 आएगा ना, कितना आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमने किसी को 4 पॉइंट समथिंग रुपीज दिया है क्या, नहीं दिया। कितना कितना दिया है, 2 रुपीज दिया हुआ है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया, मतलब प्रॉपर इंटीजर दिया हुआ है। लेकिन देखो हमको जो एवरेज मिला वो क्या मिल गया, डेसिमल में मिल गया, जो कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे कि भाई ये हमको मिला एवरेज, तो ये एवरेज इन सब का निकाला गया है, लेकिन हमने किसी को इतना दिया है क्या, नहीं दिया। वैसे ही मास नंबर इतना नहीं आएगा, वो क्या है, दो आइसोटोप का क्या कर दिया गया है, एवरेज कर दिया गया है, इसलिए इतना आया हुआ है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आर्गन, आर्गन का कितना होता है 18 और ये 90। आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे ना एटॉमिक मास से, क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मास नंबर से आइसो बार पढ़ेंगे। तो आइसो बार में वहां पर हम लोग ये भी रिलेट करेंगे कि इसको कुछ जगहों पे क्या ले लिया जाता है, 40 ले लिया जाता है। तो तीनों का देखो कितना हो गया 40 हो गया, और ये तीनों क्या कहलाएंगे फिर, आइसो बार कहलाएंगे। ये टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। तो 39 भी बोल सकते हैं और 40 भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर देखो पोटेशियम का 19 और 40, कैल्शियम का 20 और 40, क्लियर है। इतना हमको पता ही होना चाहिए, ठीक। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक जो बनेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना। अब यहां से नीट के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए पहले ही जान चुके हैं, जो एटॉमिक नंबर दिखेगा वही क्या है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही किसको रिप्रेजेंट किया था, एटॉमिक नंबर को। तो जब भी हम सिंबल देखेंगे हमारे पास सिंबल रहेगा, है ना, उस सिंबल के अंदर क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर जैसे ही दिखा नीचे में, तुरंत वही क्या बोल देंगे हम लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल देंगे। समझ आ रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन Np इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z। कोई डाउट इसमें कहीं पे। दूसरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो हमने क्या देखा था, A माइनस Z आया था, बस वही चीज है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, हो गया। समझ आ रहा है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आता है, यहां पर कभी कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग 9th में पढ़े भी थे, याद होगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी को वापस रिपीट कर रहे हैं। हमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ट्रांसफर होते रहता है। क्या करते रहता है, तो ट्रांसफर होने के बेस पे हम दो तरीके के एलिमेंट को या दो तरीके के सब्सटेंस को समझ सकते हैं। पहला, जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे, इन अनचार्ज्ड या फिर आइसोलेटेड या फिर न्यूट्रल एलिमेंट, या हो सकता है कंपाउंड भी रहे। जैसे कि हम बोल सकते हैं क्या, CO2। तो CO2 कैसा कंपाउंड है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज है क्या, नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि SO4 2-, तो ये क्या न्यूट्रल है, नहीं है, है ना। तो हमारे पास पहला जो कैटेगरी रहेगा जिसपे चार्ज नहीं रहेगा। तो अगर चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है।
और न्यूट्रल है तो इसका सीधा सा मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ज्यादा फ्लो में मत बह जाओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे फिर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही बोल करके। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर। समझ आ गया। तो ये किसके लिए हम लोग बात कर लिए, ये हम बात कर लिए जब हमारा कंपाउंड या एलिमेंट कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रल रहेगा तो जो एटॉमिक नंबर है वही क्या है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बोल देंगे। समझ आ रहा है। क्यों बोलेंगे, कुछ डाउट इसमें कहीं पे, न्यूट्रल है ना, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इन चार्ज स्पीसीज, अब दूसरा जो स्पीसीज हमारे पास आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं इधर उधर आ गया है या चल दिया है बाहर, तो फिर क्या होगा, वो चार्ज स्पीसीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चार्ज स्पीसीज। अब चार्ज के बेस पे दो तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे। पहला होगा क्या, केटायन, और दूसरा क्या होगा, केटायन कब बनता है, जब कोई पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज कोई कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो जब भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तब वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। कैसे बनेगा, सब हम लोग डिटेल में समझे थे, याद है ना। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव क्या हो गया, उसके कंपेयर में बढ़ गया। तो यहां पर वो क्या कहलाएगा, केटायन। क्या कहलाएगा, केटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ठीक, अब सोचो अगर कोई भी स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां हो गया, चल दिया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चल दिया। तो इलेक्ट्रॉन अगर चल दिया है तो प्रोटॉन से कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा। वो पहले क्या था, जब न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या थे, इक्वल थे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर, तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे कि ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। किससे कम हो जाएंगे, प्रोटॉन से। तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर, दोनों में से किसी से भी क्या कर देंगे, उसके चार्ज को घटा देंगे। जितना इलेक्ट्रॉन जाता है उतना उस पर क्या आता है, चार्ज आता है। यहां पर हम लोग चाहेंगे तो मॉड का भी यूज कर सकते हैं। मॉड ये बताता है कि ऑलवेज यहां पर क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू को पुट करना है। क्या करना है, तो यहां पर कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि चार्ज को अगर प्लस चार्ज माइनस चार्ज ऐसे भी पुट करेंगे क्या करके, तो ध्यान रखना हमको यहां पर सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से घटाना है। किससे घटाना है, न्यूमेरिकल वैल्यू से। अगर 2 प्लस चार्ज आया है तो 2 घटा दो, 3 प्लस चार्ज है तो कितना कम कर दो, 3 कम कर दो। ठीक है, इसके बाद देखो एनायन। एनायन का मतलब क्या होता है, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। क्या होता है, स्पीसीज। मेरे साथ बोलते चलो है ना, क्योंकि लिख नहीं रहे हो तो हमारा बॉडी क्या होता है, लॉ हम लोग पढ़े थे ना, इनर्सिया। इनर्सिया की वजह से क्या होता है, हम जैसा रहते हैं वैसे ही रहने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पूरा बॉडी क्या है, अभी स्टेशनरी कंडीशन में है ना, तो वैसे ही रहने की कोशिश करेगा। फिर दिमाग भी क्या करेगा, वैसे ही रहने की कोशिश करेगा। फिर थोड़े टाइम बाद मन नहीं लगेगा पढ़ने का। इसीलिए कम से कम मुंह को चलाते रहो, थोड़ा ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहना है ना, क्योंकि लिख तो रहे नहीं है हम लोग, लिखने का भी काम होगा। अभी थोड़ा जब रफ कॉपी का हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय फिर आप लोग एक्टिव हो जाओगे। लेकिन अभी बोलते जरूर रहना है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप लोग को भी बोलना है। ठीक है, जैसे लड़ाई करना रहेगा तो मेरे ज्यादा बोल दोगे, वही समझ के चलना कि अभी बोलना ही है करके। देखो एनायन क्या है, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। निगेटिव चार्ज स्पीसीज कब बनेगा कोई भी, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लूज करेगा, गेन करेगा। गेन करने से क्यों बनेगा, क्योंकि गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज बढ़ गया। समझ आ रहा है ना। तो यहां पर देखो एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज स्पीसीज, और वो कब बनेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो बताओ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया कि कम हो गया, तो बढ़ा है उसको कैसे पता करेंगे, प्लस करके। किसको प्लस कर देंगे, चार्ज को। अब वहां पर चार्ज क्या रहेगा, माइनस चार्ज, तो कभी गलती से भी यहां पर माइनस चार्ज मत पुट कर देना, इसलिए क्या लगा दे रहे हैं हम लोग, मॉड लगा दे रहे हैं। ठीक है, मॉड की खास बात क्या होती है, ये है मॉड। क्या है ये, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। इससे जब भी कोई चीज निकलेगा, चाहे प्लस माइनस में कुछ भी रहे, ऑलवेज क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, फिजिक्स में इसको हम लोग काफी यूज करने वाले हैं। ठीक, तो यहां पर कोई डाउट, ये सब कोई फॉर्मूले आपको कहीं काम आने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। नेक्स्ट देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन।
चलो स्टार्ट करें। अब अपना रफ कॉपी निकाल लो आप लोग। क्वेश्चन को लिखना भी नहीं है, बस क्वेश्चन का नंबरिंग डाल देना। मैं आप लोगों के लिए पूरा क्वेश्चन का नंबरिंग सेम करते हुए एक साथ 1 से लेकर के आगे बढ़ा दिया हूँ, ठीक है। जितना क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक चैप्टर का जितना क्वेश्चन सब एक साथ रहेगा। देखो एकदम सस्ता क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद, ये मिस्टेक को थोड़ा पकड़ते चलना है ना, with given atomic number Z and atomic mass number A। कुछ बोलेगा क्या? अच्छा ठीक है, चलो। with given atomic number Z and atomic mass number A। कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, Z और A दे दिया है, अब उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमको अलग से लिख लेना है। जैसे एक इसकी हम बात कर लेते हैं, बाकी को आप लोग अपने से लिख लेना। कैसे लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट X है, ठीक है। X का Z कितना दिया है 17, जो यहाँ पर आ जाएगा। A कहाँ पर आ जाएगा 35। अब आपको पता करना है टेबल से, पीरियोडिक टेबल आपके अपने पास रहता है, वहां से आप देख लेना कि किसका एटॉमिक नंबर 17 है। किसका होता है, क्लोरीन का, ठीक है। तो ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35। बाकी देख के तो कर ही लोगे टेबल से, ठीक है। तो छोड़ दिए, इसको बाकी कर लोगे। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए। यहां से हम मेन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। कैलकुलेट हाउ मेनी, ये हाउ रहेगा ना, या सीधा कैलकुलेट को काट देना, क्या लिख देना यहां पर, हाउ मेनी। दोनों चीज एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है। How many electrons, protons and neutrons are present in following species? ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, कार्बन 6 और ये 13। अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड एलिमेंट के फॉर्मूले से कंपेयर करें तो कार्बन की जगह पे क्या है, एलिमेंट X है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है Z, जो कि 6 है, और मास नंबर कितना है, मतलब ये A13 है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, Z इक्वल टू, या पहला फर्स्ट क्या निकालेंगे इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या लेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको क्या बोलते हैं NP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू 6। मिल गया। दूसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं ना, चलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, Ne। अब ये कैसा स्पीसीज है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल एलिमेंट है ना, तो इसमें क्या होगा, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा आंसर 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, हाँ कैसे निकालेंगे, A माइनस जेड मीन्स 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये अभी हम लोग सॉल्व कर लिए। चलो इसमें कितना आएगा बताओ आप लोग, पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी लग रहा है ना। 8 हो जाएगा, और 8 हो गया इलेक्ट्रॉन, 8 क्या हो गया प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 16 माइनस 8, मिल गया 8, ठीक है। बाकी आगे आप लोग देख लेना। एक हम लोग क्या कर लेते हैं, निगेटिव वाला सॉल्व कर लेते हैं।
कितना है F919 माइनस, कौन सा नंबर क्वेश्चन है वो, 4। F क्या हो जाएगा माइनस, और इधर पे 9 और इधर पे 19। अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा x और इधर z और यहाँ पे क्या हो जाएगा a। फर्स्ट क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा z इक्वल टू 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये न्यूट्रल रहता तो कितना होता 9 होता, लेकिन कितना निगेटिव चार्ज है इस पे 1, इसका मतलब 1 एक्स्ट्रा आ चुका है, तो आ चुका है तो क्या कर देंगे +1, कितना हो जाएगा 10। कोई डाउट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10। समझ आ रहा है, ठीक। बाकी देखो इसको आप लोग चलो बताओ तुरंत ऐसे ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18, 2 क्या हो गया आ गया, और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 32 माइनस 16 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इसको मैं और बता देता हूं, क्या है सोडियम का Na 1123 और प्लस चार्ज 1, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये 6। ये हमारे पास है सोडियम 1123 और यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज है। अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम लोग माइनस चार्ज भी लिख सकते हैं बट तो लिखने की जरूरत मैंने नहीं समझा ना। क्या हो जाएगा ये A Z और क्या हो जाएगा ये A, कितना चार्ज इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो क्या हो जाएगा 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल होता तो कितना रहता 11, लेकिन कितना यहां पर से चला गया है 1 चला गया है, तो क्या हो जाएगा -1, कितना आ जाएगा 10। कोई डाउट किसी को इसमें। नेक्स्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। ठीक है, बाकी देखो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं, किसको बताऊं बताओ आप लोग, 8 की 9 मत बताओ, बना लो क्या आप लोग। कुछ नहीं करना है, सभी एटम का ना इसमें Z और A निकाल लेना। कैसे कर लेना, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है सबके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को ऐड कर देना। ठीक है, चलो ट्राई करके देखना, फिर नहीं बनेगा तो देख लेंगे कल उसको। तो बाकी सब क्या है हमारा होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलो सॉल्व करो इसको आप लोग। अब बताओ सॉल्व करके, आप लोगों के पास टाइम है आधा मिनट का। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। हाँ बातचीत करके नहीं करना, एग्जाम में रहोगे क्या आपस में साथ साथ। हाँ क्या लिखा है 16 लिखा है। 16 किसका एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है। बताओ किसी को भी याद नहीं है क्या। हाँ क्लोरीन के पहले कौन है, क्लोरीन के पहले कौन होता है, क्लोरीन के पहले फ्लोरीन। आप कहाँ हेलोजन ग्रुप में चले गए क्या, नियॉन का तो 10 होता है। हाँ सल्फर। ठीक है, चलो देखो मेरे साथ बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द स्पीसीज आर, ये देखो नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है 16, और यही क्या कहलाएगा आगे चल के Z। यही क्या है, मतलब Z मिल गया हमको। ठीक है, तो जो भी हम एलिमेंट लिखने वाले हैं X, उसका क्या मिल चुका है Z मिल चुका है, और क्या होगा उसका A। तो देखो Z कितना मिल गया 16। ठीक है, अब 16 के अकॉर्डिंग आप तुरंत बता सकते हो 16 किसका रहता है, सल्फर का। किसका रहता है, सल्फर का। तो ये सल्फर का क्या हो गया 16। फिर आगे चल के क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ, और क्या दिया होगा देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, वो भी 16 है ना, 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता कैसे है, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, समझ आ रहा है। तो इतना में न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 32। 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। तो ये देखो ए कैसे निकालेंगे, ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू एन पी प्लस एन एन ना। तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 इक्वल टू 32। तो क्या मिल गया यहाँ पर 32 मिल गया। ठीक है, ये सब चीजों को हमको दिमाग में एकदम फास्ट करना है। ए इक्वल, देखो जेड कैसे मिला, एनपी को देख करके, एनपी और एनएन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। कितना हो गया यहाँ पर, दोनों को ऐड करने पे 32। तो ये मिल गया 32, और सल्फर यहाँ पर हो गया। अब देखो कि इस पे चार्ज स्पीसीज है कि ये न्यूट्रल है, वो कैसे पता चलेगा, जितने प्रोटॉन है क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन कितने हैं 16, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने एक्स्ट्रा है यहाँ पर 2, मतलब कितना चार्ज इस पे गेन होगा 2 माइनस। ये इसका करेक्ट सिंबल, समझ आया, कोई डाउट कहीं पे इसमें। चलो आगे चलें अब। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बना लो, शुरुआत करो, पढ़ो और शुरुआत करो, कुछ तो लिखो। आएगा क्या 6 आएगा ना, बाकी लोग क्या आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ पाया हो, पढ़ो पहले अच्छे से, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। मास नंबर क्या बोलते हैं, ए लिख लो, ए इक्वल टू करके। ठीक, और क्या गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है एक्स तो एलिमेंट का। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किससे रिप्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन मतलब एन ना, तो एन एन लिख लो, एन एन। एन एन कितना गिवन है 7। अब क्या चाहिए हमको, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर क्या होता है Z। अब Z इक्वल टू कैसे निकालोगे, Z A और एन एन तीनों में क्या रिलेशन है, हो गया आगे सबका। देखो अब आप लोगों को यहीं पे समझना पड़ेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में कितना जल्दी कैसे रखना है करके।
एक फॉर्मूला आज बताया हूं, उसको भी आप लोग दिमाग में नहीं रख पाए, इसलिए नहीं बना। फॉर्मूला क्या देखे हैं, अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या था, a माइनस जेड था, या फिर हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैंने क्या बोला हुआ था, z बोला हुआ था, प्लस ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यही z हमको चाहिए, देखो क्या चाहिए हमको, ये z चाहिए ना। यहां पर तीन चीजें ही तो है, पहला क्या, एटॉमिक मास, क्या गिवन है, देखो एटॉमिक मास a इक्वल टू कितना है 13, और क्या है 7, क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 7 क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और चाहिए क्या एटॉमिक नंबर, मतलब z चाहिए। तो देखो इन तीनों में रिलेशन बताने वाला कोई हमारे पास फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पर देखो a इक्वल टू जेड प्लस एन एन, इसी को हमने क्या समझा हुआ था, एन एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, समझे हुए थे ना। अब हमको न्यूट्रॉन दिया हुआ है, चाहिए क्या, z चाहिए, तो क्या कर देंगे, z को यहीं रख देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर मार देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा ये z इक्वल टू ए माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो a कितना है 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 7, तो कितना आ जाएगा ये z इक्वल टू 6। जब आप इन चीजों को कॉपी में बहुत ज्यादा कर लोगे ना, तो दिमाग एकदम एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब दिमाग पहले से हमारा उस लेवल पे एक्टिव नहीं है, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा जब पढ़ते रहेंगे तो फोकस करना रहेगा, उसको माइंड में 3-4 बार रिकॉल करना है, ताकि वो फॉर्मूला रुक ही जाए दिमाग में, ठीक है। तो ये z आ गया कितना 6, मतलब कौन सा एटम है, कौन सा है, नाइट्रोजन, कार्बन, कौन सा एटम है, कार्बन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना लोगे, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा हुआ है, ये होमवर्क है, मैं एक हिंट कर रहा हूं, ठीक है आप लोगों को। 1 मोल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 1 मोल में उतने पार्टिकल होते हैं जितने की एवोगैड्रो नंबर में, हाँ 6.022 या फिर 23 भी बोल सकते हैं, इनटू कितना होगा 10 की पावर कितना होता है 10 की पावर 23, कितना होता है ये बताओ, पॉजिटिव रहता है कि निगेटिव रहता है, पॉजिटिव 23 कि माइनस 23, निगेटिव में रहेगा, अकल की दुश्मन, ये पार्टिकल होता है, पार्टिकल कभी निगेटिव में रहेगा वो, 23 क्या रहता है ये, पार्टिकल्स। इसके बारे में हम लोग समझे थे ना, मोल कौन से पढ़े थे, वहां पर 11th में जाएंगे तब देखेंगे, ये सोच करके सबको लाइटली ले लेते हैं ना। ये क्या है, पार्टिकल्स, मैंने क्या समझ इसके बारे में, अगर हम बोलते हैं कि भाई 1 मोल, देखो यहाँ पर और लिखता हूं मैं अच्छे से, इसके बारे में हम लोग क्या समझे हुए थे, वन मोल को हम लोग 1 दर्जन से कंपेयर करके समझे हुए थे। जैसे 1 दर्जन के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं 12, अगर हम बोले कि भैया 1 दर्जन केला दो तो कितना केला मिलेगा, अगर हम बोले कि 1 दर्जन अंडा दो कितना मिलेगा 12। वैसे ही 1 मोल हमको बोलेंगे कि 1 मोल हमको पेन दे दो तो कितना पेन मिलेगा, इतना पेन मिलेगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मिलेगा। अगर बोलेंगे कि 1 मोल हमको क्या दे दो, पेन दे दो, तो दुकान में जाओगे तो इतना फिर पेन आपको मिल जाएगा, दे ही नहीं पाएगा बेचारा, पूरा थक जाएगा, है ना। तो बस यही निकालना है, ये जो 1 मोल अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, कितना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो उस 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा और कितना मास होगा, ये आपको निकालना रहेगा। तो बड़ा सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास जानते हैं ना, 1 मोल के साथ क्या कर देंगे, वाह, एक पेन का कीमत आपको पता है और बोलेंगे कि 1 मोल पेन का कीमत बताओ करके, तो डिवाइड कर दोगे, नहीं मल्टीप्लाई करो, तो कर लोगे, फिर छोड़ दो इसको। चलो तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, तो अब इतना बस उसमें 2 लगा दो और मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ पर 2 मोल रखकर क्या कर देंगे, 1 मोल का इतना है तो 2 मोल में इसका इतना मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, और
5 मोल रहेगा तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ठीक, जितना मोल बोलेगा उतना क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 मोल का इतना है तो बाकी जितना मोल बोलेगा उसका करते जाएंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे, मतलब होता है वेट, यहां पर वेट 1 ग्राम। क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है क्वेश्चन, समझना जरूरी क्वेश्चन को, तभी कुछ आगे सॉल्व कर पाओगे। ये होमवर्क हो गया ना, इसको तो मैं छोड़ दिया, अब इसको भी ध्यान मत देना, बस इतना समझना काफी था इसके लिए। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या होगा, 1 ग्राम का वेट ऑक्यूपाई करेंगे। 1 ग्राम कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके बनाएंगे। देखो एक इलेक्ट्रॉन का वेट एक का मास कितना होता है हाँ 9.1 इंटू 10 की पावर -31 की -27 -31 kg है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राम में लाना पड़ेगा उसको। ग्राम में लाने के लिए क्या कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 का मल्टीप्लाई मतलब 10 की पावर 3। तो 31 -31 में 10 की पावर 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 3 कम कर दो, कितना आ जाएगा, -28। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, इतना छोटू सा मास है ग्राम में, देख रहे हो। अगर हमको 1 ग्राम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलाने पड़ेंगे। तो वही देख लेना कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर शिफ्ट मार देना, ठीक है। हम लोग जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे ना क्लास 10th में, याद है, तो वहां एक टॉपिक निकाले पढ़े थे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो वहीं पे क्वेश्चन आया था, याद होगा, 1 कूलम चार्ज कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिला करके करेंगे। तो वहां पर आप आंसर भी लाए थे 6.24 इंटू 10 की पावर 18 था, याद है। बस तो वैसा ही सॉल्यूशन इसका होगा। वहां पर 1 कूलम को रखे थे, बाकी सबको क्या मार दिए थे, ट्रांसफर। वैसे यहाँ पर 1 ग्राम को रखेंगे और बाकी सबको इधर ट्रांसफर मार देंगे, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उस टॉपिक को जाके देखना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। नहीं समझ आया, ठीक, तो थोड़ा मेहनत करना ना, तब तो समझ आएगा। बस इतना समझ लो कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। उसको ग्राम में कन्वर्ट करना और वहां से 1 ग्राम का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अगर मैंने बोला कि एक पेन का कीमत कितना है, 1 पेन का कीमत कितना है, 10 रुपीस है, या ऐसा मान लो, हाँ 10 रुपीस है, तो मैं बोलूंगा कि 1 रुपए में कितना पेन आएगा। तो क्या करोगे, इसको 1 रुपए बनाने के लिए इसको इधर ट्रांसफर मारोगे ना, वही तो करना है, ठीक है। चलो थोड़ा ट्राई करना, अपने से दिमाग लगाना, बाकी तो मैं हूं ही बताने के लिए। यहां पर हिंट कर देता हूं, क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन मास ऑफ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, तो कितना हो जाएगा ये, 9.1 इंटू 10 की पावर, देखो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पावर निगेटिव है और छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, -20 ग्राम। अब यहां से 1 ग्राम निकाल लेना, तो इधर पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। चलो बाकी सॉल्व कर लेना। इसको इधर लाओगे तो 1 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आएगा वही क्या रहेगा, 1 ग्राम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट रहेंगे, उसका आंसर रहेगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। इसको ऐसा भी समझ सकते हो ना, देखो एक स्लाइड और लेके समझा रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे हमने बोला कि भाई यहाँ पर 10 पेन की कीमत कितना है, 10 पेन का कीमत कितना है, 50 रुपए है, ठीक है। कितना है, 50 रुपए है। अब मैं बोलूंगा कि भाई बताओ तो 10 रुपए में कितना पेन मिलेगा, कैसे निकाले, इसको इधर ट्रांसफर किए ना,
और 10 का क्या कर दिया वहां पर, 10 को बस छोड़ दिए यहाँ पर, किसको छोड़े यहाँ पर, 10 को, 5 × 10 रुपीज, समझ आ रहा है। तो जो यहाँ पर रखना है उसको बस रख दो, 10 को रख दो, इसको कहाँ ला दो, इधर। तो ये क्या हो जाएगा, 10/2, ट्रांसफर करोगे तो ऊपर से कहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड करने आ जाएगा नीचे ना, तो कितना आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 2। बस ऐसे ही तो करना है, वहां पर सिर्फ 1 को बचा के रखना है, तो बाकी सबको क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, चलो ट्राई करना, फिर मैं और आपको समझा दूंगा डिटेल में, अगर समझ नहीं आएगा तो। बाकी ये सब होमवर्क है, देखो ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कि हम लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं और ट्राई करते हैं इसको। पढ़ो, ट्राई करो थोड़ा सा, इसके लिए 1 मिनट का पूरा टाइम दे देता हूं मैं। कोई बात कर रहे हो आप लोग, सॉल्व करो अपना अपना। हो गया, क्वेश्चन ही नहीं पढ़े अभी, कुछ सेकंड बचे हैं और। आया आंसर।
क्या रखता है, डिवाइड में 100 हो जाता है बस। परसेंट का मतलब 1/100। कहाँ तक पहुंचे? हो गया, चलो देखो अब हो गया टाइम 1 मिनट ज़्यादा। देखो क्या बोल रहे क्वेश्चन, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81। क्या दिया हुआ है? मास नंबर। मास नंबर जैसे ही पढ़े तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि हमारे पार्टिकल से इसका क्या रिलेशन है मास नंबर का। मास नंबर कौन कौन से पार्टिकल मिलके बनाते हैं? बोलो ना, एकदम साइलेंट हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? दोनों का कलेक्टिव फॉर्म दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? ए, और ए कितना दिया हुआ है? 81। समझ आ गया? पढ़ते ही इतना दिमाग में चलना चाहिए, कंटेन्स 31.7%। ये मोल नहीं है, और है ना, ये मोर होगा, ये मोर है। मोर यहाँ पे नहीं आ सकता है, मोर न्यूट्रॉन है। चलो अब इसमें मेरे को बोल दोगे कि सर अब ये तो लिखा हुआ गलत, इसीलिए हम लोग ट्राई ही नहीं कर पाए, है ना। इसको समझ पाए थे कि नहीं कि मोर हो सकता है करके? नहीं समझ पाए थे। चलो कोई बात नहीं, चलो ये हमारा गलती मान लेते हैं, ठीक है। 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स, एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। असाइन द एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल असाइन करने का मतलब क्या होता है? उसमें आपको बताना पड़ेगा कि उसका जेड कितना है, ए कितना है, और वो कौन सा एलिमेंट है ना। तो क्वेश्चन का डिमांड ये है, क्वेश्चन का डिमांड ये कि भाई बताओ कि एक्स यहाँ पर जेड और ए ये क्या है, ये पूरा पूछ रहा है, ठीक है। समझते हैं, देखो क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 81, ये हमको दिया हुआ है। समझ आ रहा है? इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना है बोल रहा है? 31.7% ज्यादा है, किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू प्रोटॉन, एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी नहीं बताया है, उसको दोनों को आपस में रिलेट किया हुआ है। समझ आ रहा है? न्यूट्रॉन ज्यादा ही रहेगा प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन कितना ज्यादा है प्रोटॉन से बोल रहा है? 31 पॉइंट। तो हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन कितना है? पी है। एनपी क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसमें कितना ज्यादा है? 31.7%। समझ आ रहा है? जितना भी है प्रोटॉन उसमें और कितना ज्यादा है? 31% ऑफ न्यूट्रॉन। देखो परसेंट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ आया? इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर 100% प्रोटॉन है तो 131.7% क्या होगा? क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। ये समझ पाए कि नहीं? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो? अरे अगर ये बोला जा रहा है कि आपके पास जो भी अमाउंट है वो कितना ज्यादा है, बोल रहा है 31.7%, तो एक्चुअल में जो हम मान के क्या चलते हैं 100%, तो 100% से अब कितना ज्यादा हो गया? 131.7%। तो कितना हो जाएगा? 137। इक्वल है बोलते तो कितना होता बताओ तो? अगर ये बोला जाता कि न्यूट्रॉन उतना ही है जितना कि प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कितना है? 100%, तो न्यूट्रॉन कितना होता? 100%। इक्वल बोलते तो कभी भी कोई चीज को, क्वांटिटी को हम लोग क्या मान के चलते हैं? अगर इंटीजर में मानेंगे तो 1, और अगर परसेंटेज में मानेंगे तो 100। ये तो मान के चलते हैं ना। तो अगर परसेंटेज में बोला जाता कि भाई जितना न्यूट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कितना परसेंट है? मान लिए 100% है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 100%। अब बोल दिया गया कि जितना भी प्रोटॉन है
उसका कितना ज्यादा है न्यूट्रॉन, 31.7% ज्यादा है। तो ज्यादा है तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 31.7%। तो 100% तो प्रोटॉन ही है और 31.7% उसमें ज्यादा कर दो तो कितना हो गया, 100 प्लस 31.7%, मतलब 131.7%। समझ आ रहा है? इसको अगर अपन वापस ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। ये कितना हो जाएगा 100% और ये कितना हो जाएगा 31.7%। ऐड कर दो कितना हुआ 131.7%। परसेंटेज कॉन्सेप्ट समझ आया? कोई डाउट इसमें? 100% तब होता जब इक्वल बोलते तब, लेकिन ज्यादा है बोलेंगे तो उसमें 100 में ऐड करेंगे ना जो भी है उसको। समझ आ रहा है? तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन समझना अच्छे से। नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लो कितना है एनपी, ये किस में है, सिर्फ नोटेशन किए हैं इंटीजर में, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है। और अगर परसेंटेज में इसी को मैं बात करूंगा कितना हो जाएगा ये 100%। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना भी होगा उतना नहीं है न्यूट्रॉन, उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है 31.7% ज्यादा है। तो जितना प्रोटॉन है उसमें क्या कर दिए और प्लस कर दिए। किसको प्लस कर दिए, 31.7% प्रोटॉन को। समझ आ रहा है? ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एनपी को कुछ मत करो क्योंकि इस परसेंटेज को हमको वापस क्या कर देना है, इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा कितना 31.7, परसेंटेज हटा देंगे कितना आ जाएगा 100, क्या हो जाएगा एनपी। कोई डाउट है यहां तक में? अब देखो एन एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एन इक्वल टू एनपी। यहां से मैं एनपी को दोनों में से कॉमन निकाल लूं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 31.7/100। तो ये हो जाएगा एन एन इक्वल टू एन पी हंड्रेड प्लस 31.7/100। कोई डाउट है यहां तक में? एन एन इक्वल टू कितना हो जाएगा एन पी, और ये देखो ऊपर सॉल्व करते हैं कितना हो गया ये 131.7/100। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, इसको जानते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है एन एन प्लस एन पी, तो वहां ले चलते हैं। देखो ए इज इक्वल टू एन एन प्लस एन पी होगा ना, तो एन एन में पुट करते हैं वैल्यू, कितना हो जाएगा एन पी प्लस एन पी। एक काम करते हैं इसको पहले लिख लेते हैं, एन एन कितना हो जाएगा 131.7/100। देखो एन एन की प्लेस पे रख दिए। ठीक, अब क्या कर देंगे हम लोग एनपी को एनपी रख लेते हैं। अगेन देखो क्या होने वाला है, ए इज इक्वल टू को पता भी है क्या, पता है ना कितना है, इज इक्वल टू 81। ठीक, तो 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये एनपी कॉमन निकल जाएगा और इधर कितना रह जाएगा 131.7/100। यहां पर से एनपी चला गया तो क्या बच गया यहाँ पे 1। मैं ना इसको पहले कर देता हूं तो क्या हो जाएगा ये एनपी और ये हो जाएगा 131.7 और ऊपर चला जाएगा क्या 100, तो ऐड कर दो सीधा उसको, तो कितना हो जाएगा ये, चलो एक स्टेप और ले चलते हैं, प्लस क्या हो जाएगा ये 100/100 इज इक्वल टू 81। ठीक, तो ये क्या हो गया एनपी 200 कितना हो जाएगा, देखो 100 और ये 131 कितना हो जाएगा 231.7 अपॉन क्या हो गया 100 इज इक्वल टू 81। कोई डाउट है क्या? इसको मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो 2 0 डेसिमल किधर हो जाएगा, 2 इधर खिसक जाएगा कि नहीं, खिसक जाएगा ना।
तो एनपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनपी इक्वल टू 81, डायरेक्ट लिख दो इसको डिवाइड करके, 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 317, 2.317। अब इसको सॉल्व करो, इससे क्या मिलेगा एनपी, एक्चुअल में जो एनपी मिलेगा वही एनपी क्या होगा, जेड होगा, होगा कि नहीं होगा। नंबर प्रोटॉन इक्वल टू नंबर प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ना, तो जेड मिल जाएगा। यही क्या है, यहाँ पर जो भी आएगा वही क्या है, जेड। अब बताओ जेड जो आएगा कभी फ्रैक्शन रहेगा क्या, नहीं रहेगा, मतलब नंबर ही मिलने वाला है। तो इसको हम डिवाइड करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको 2.317 है, मैं 2 ही डिजिट रखता हूँ, 2.3 बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हूँ 2.3। तो ये कितना हो जाएगा 81/2.3। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा, जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, एनपी का वैल्यू होगा। ठीक है, सॉल्व करके देखो। सॉल्व करने के लिए काम कर सकते हैं और सिंपल कर सकते हैं, डेसिमल हटा दे क्या, तो ये हो जाएगा 810 और ये हो जाएगा कितना 23। तो कितने बार में जा रहा है देखो तो जरा, 23 पहले जाएगा 3 टाइम्स में, 3 बार में चला गया। करो सॉल्व एक बार देखो तो बताओ फिर मेरे को। एनपी इज इक्वल टू, पहले चला गया 3 टाइम्स में, 3 टाइम में कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। क्या हुआ, कौन सा वाला, ये वाला, डिवाइड कर दिए। देखो इसको 3 टाइम्स में डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 23 इंटू 3 69, 81 में 69 माइनस करो, 80 में 69 करेंगे कितना आ जाएगा 11, फिर 12 हो गया, तो 12 मतलब 120। ठीक है, 120 को डिवाइड करो 23 से, कितने बार में जा रहा है, 5 बार तो नहीं जाएगा, 125 हो जाएगा, 4 ही बार में जाएगा, तो 4 टाइम में चला गया, फिर डेसिमल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23 इंटू 4 बताओ कितना होगा 92। 120 में 92 माइनस करो, 120 में 92 माइनस करो, कितना आ जाएगा 120 माइनस 92 कितना हो जाएगा 28। 28 में एक जीरो लगा 280 हो गया। अब 280 को डिवाइड करो, 280 को 23 से डिवाइड करो, हाँ 280 है ना, 280 को 23 से डिवाइड करो। नहीं 28 कैसे आ सकता है, फिर तो और जाएगा ये। 120 को अगर हम डिवाइड करेंगे 23 से तो कितना आएगा 92 आ रहा है कि 102 आ रहा है, आप लोग अपने तरीके से डिवाइड करके देखो कितना आ रही है। कितना है 34.95 के आसपास आ रहा है। 34 पॉइंट, अगर मैं इधर ही से देख लूँ पूरा इसको तो सीधा देखो, मैं यहां से डायरेक्ट करता हूं, कितना आ रहा है 34.95 समथिंग आएगा। ठीक है 34 पॉइंट समथिंग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं राउंड फिगर में, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी फ्रैक्शन में रहेगा क्या, डेसिमल में नहीं रहेगा, तो इसको ये किसके इक्वल है लगभग लगभग 35, तो क्या बोल देंगे इसको हम लोग 35। अब बताओ अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 आया, इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जेड इक्वल टू कितना होगा बताओ तो 35, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा एनपी इज इक्वल टू 35, ये मिल गया। अब 35 किसका होता है, 35 होता है ब्रोमीन का, किसका होता है ब्रोमीन का होता है, तो जेड तो मिल गया। यहां तक के कैलकुलेशन में किन का सिर दर्द हो गया बताओ, कुछ समझ नहीं आया, कहां पर समझ नहीं आया,
यहां तक समझ आया? तो क्या किए हैं हम लोग, ए इक्वल टू जो हमारे पास पहले से है एन एन प्लस एन पी, यही तो अप्लाई किए हैं, एन एन का वैल्यू पुट किए हैं। वैल्यू पुट करने के बाद देखो वहां से एनपी को कॉमन कर लिए तो कितना बचा 1, फिर सॉल्व किए बस। ठीक है, एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा स्पीड आ जाएगा। समझ आया? क्या मिल गया, z। अब z अगर मिल चुका है, ये np मिल चुका है, तो क्या हम a निकाल सकते हैं? एक सिंबल के लिए क्या चाहिए हमको, a और z ही चाहिए ना, तो निकाल लेते हैं। चलो अब क्या निकालेंगे, a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू टोटल होता है क्या, एन एन प्लस, अच्छा एक गिवन है फिर जरूरत ही नहीं है, ठीक है फिर 81 तो है हमारे पास। ठीक, तो सिंबल ले लेते हैं। हाँ 81 है, हाँ तो यहां पर देखो लिखते हैं x इक्वल टू क्या होता है, z और ये a। तो 35 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा, और ये 35 एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना है इसका, 81। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला था, एटॉमिक सिंबल को असाइन कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बात ही नहीं किया गया, तो हमको भी बात नहीं करना उसके बारे में। ये आंसर है। ठीक, बाकी क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, दो क्वेश्चन जो है हमारे पास। ये देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये देख लो, ये भी। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने और दिया हुआ है 4-5, बस इतना ही क्वेश्चन है, तो इसका आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, दो क्वेश्चन और है इसमें, रुको मैं क्वेश्चन को लगाता हूँ। फोर्टीन, 13, 12 तो हो चुका है। ये क्वेश्चन और है 13 नंबर का। ये बाकी सारे क्या है हमारे पास, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो फिर अभी आप लोग जाओ और पढ़ लो ना, फिर उसके बाद आखिरी में नोट कर लेना इसको। हाँ तो अलग से नोट कर लेना। अच्छा, उसको उससे करेंगे तो आ जाएगा, 35 आता है।